एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल। तो आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल मॉडल, जो आपके डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल हैं, उनके बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं और इसकी हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल के बारे में। तो जब हम लाइफ साइकिल मॉडल की कंपैरिजन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे लाइफ साइकिल मॉडल को सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से लाइफ साइकिल मॉडल हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के अंदर आते हैं और इनके बीच में क्या क्या कंपैरिजन है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हर एक लाइफ साइकिल मॉडल के हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम अपने सबसे पहले लाइफ साइकिल मॉडल से, जो है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है? क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल को हम बेसिक मॉडल की तरह कंसिडर करते हैं। बेसिक मॉडल इन द सेंस ये सबसे पहला मॉडल है जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल के अंदर आता है। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल एक बेसिक मॉडल है और ये सारी अदर जो भी लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं उनके लिए ये बेस मॉडल की तरह काम करता है, यानी सारी जो अदर लाइफ साइकिल मॉडल हैं वो इसी मॉडल पे बेस्ड हैं। ठीक है, ये एक आइडियल मॉडल है। आइडियल मॉडल मतलब इसी से सारे के सारे लाइफ साइकिल मॉडल जो है वो कह सकते हैं उनसे इन्हीं से लिए गए हैं। ये आपका बेस मॉडल है और इसी से इन्फ्लुएंस होकर वो सारे मॉडल जो है वो बनाए गए हैं। हाउएवर जो आपके ये क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है वो प्रैक्टिकल यूज़ में बिल्कुल नहीं है। इससे हम कोई भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें हम एरर को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसमें हम किसी भी एरर को करेक्ट कर सके। अगर मान लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेज़ में अगर एरर अगर हो गई तो उसको हम करेक्ट करना अगर है हमें, तो हम इस मॉडल के थ्रू करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने दूसरे वाटरफॉल मॉडल को यूज़ किया, जो है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक फीडबैक पाथ इंक्लूड कर देता है। फीडबैक पाथ इन द सेंस जो आपका फीडबैक पाथ है वो बता देता है कि अगर मान लीजिए किसी फेज़ में आपकी एरर डिटेक्ट हो गई तो उसको अगर करेक्ट करना है तो हम प्रीवियस स्टेज में या प्रीवियस फेज़ में जाकर उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपका फीडबैक पाथ यहाँ पे दिया होता है, जबकि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में ऐसा नहीं हो पाता है। वहाँ पे कोई भी फीडबैक पाथ नहीं होता है। अगर कोई एरर किसी फेज़ में जनरेट हो गई, उसको डिटेक्ट कर लिया गया, तो उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपका एक डिसएडवांटेज है इस मॉडल का। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, जो है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल जो है वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं हम। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। इस मॉडल में ये डिसएडवांटेज है कि ये सिर्फ जो आपके वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए ही सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छे से डिफाइन की गई हैं वो प्रॉब्लम्स ही इस मॉडल के थ्रू आसानी से सॉल्व हो पाती हैं। और ये बिल्कुल भी उन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है जो आपका कॉम्प्लेक्स हैं। मान लीजिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रही हैं, उनके लिए ये मॉडल बिल्कुल भी नहीं है। और जो जहाँ पे हम लार्ज प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोजेक्ट है, उसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ भी हम इस मॉडल का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ़ रिस्क होगा, बहुत ज़्यादा रिस्क होगा। लार्ज प्रोजेक्ट है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होने के चांसेस हैं, तो वहाँ पे हम जहाँ भी रिस्क आएगा वहाँ पे हम इटरेटिव मॉडल को यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट मॉडल है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक सूटेबल है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें आपकी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, यानी वो जो प्रॉब्लम्स आसानी में इससे समझ में नहीं आए। जैसे कि हम इटरेटिव में देख रहे थे, इटरेटिव में हम सिर्फ
जो हमें वेल अंडरस्टूड प्रॉब्लम्स हैं उनको ही सॉल्व हम कर पाते थे उस मॉडल के थ्रू। लेकिन प्रोटोटाइपिंग में क्या है, जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हैं उनको ये सॉल्व करता है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है जहाँ पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट या जो सोल्यूशन है वो वेल अंडरस्टूड नहीं है। ये आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करता है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। जब भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, उससे पहले ही जितने भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है इस मॉडल के थ्रू। और ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूज़र इंटरफेस पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो प्रोजेक्ट का जो यूज़र इंटरफेस पार्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशनरी मॉडल की। इवोल्यूशनरी मॉडल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। जैसे कि इटरेटिव मॉडल में हम लार्ज प्रोजेक्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे थे, वहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए उस मॉडल को यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन इवोल्यूशनरी मॉडल को हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और लार्ज प्रोजेक्ट्स को हम डिकम्पोज कर देते हैं सेट ऑफ मॉड्यूल्स में, ठीक है। और इस मॉडल को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। यहाँ यानी वो प्रोजेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट लगता है, उन प्रोजेक्ट्स के लिए हम इवोल्यूशनरी मॉडल का यूज़ करते हैं। ये मॉडल जो है सिर्फ इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ द सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, यानी सिस्टम की इंक्रीमेंटल डिलीवरी के लिए हम यूज़ करते हैं इस मॉडल का। नेक्स्ट मॉडल है स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को हम कंसिडर करते हैं एज अ मेटा मॉडल। उसको हम मेटा मॉडल की तरह कंसिडर करते हैं क्योंकि ये आपकी इसमें हमारी अदर लाइफ साइकिल मॉडल भी इंक्लूडेड होती हैं स्पाइरल मॉडल में। स्पाइरल मॉडल में हम अदर लाइफ साइकिल मॉडल को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मेटा मॉडल भी इसको कह रहे हैं। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्क की हैंडलिंग की जो है कैपेबिलिटी होती है इस मॉडल में। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट को और रिस्क को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है स्पाइरल मॉडल में। तो स्पाइरल मॉडल जो है वो सूटेबल होता है जिसमें आपकी उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें आपकी की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है, यानी जो लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए स्पाइरल मॉडल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये आपके जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही ये रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और इजीली उनको सॉल्व करता है। लेकिन इस मॉडल में बहुत ज़्यादा ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अदर मॉडल के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल बात करते हैं एजाइल मॉडल की। एजाइल मॉडल जो है वो डिज़ाइन ही किया गया है कि अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ में अगर कोई चेंज करना है तो उस चेंज रिक्वेस्ट को क्विकली परफॉर्म करने के लिए हम एजाइल मॉडल का यूज़ करते हैं। और इस मॉडल में हमारा रिक्वायरमेंट जो होता है वो उसको हम डीकम्पोज कर देते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में और उसको फिर इंक्रीमेंटली डेवलप करते हैं। लेकिन इसमें जो आपका ये एजाइल मॉडल है इसका मेन प्रिंसिपल क्या है कि हम कस्टमर को एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दें सॉफ्टवेयर में, ठीक है। यानी जो भी हम इनको इसमें क्या करते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिसको हम आइटरेशन कहते हैं। और हर एक आइटरेशन की जो एंड डेट होती है वो फिक्स होती है कि इतने दिन में ही हमको एक आइटरेशन जो है या इटरेशन जो है वो ख़त्म करनी है। तो यहाँ पे वो फिक्स होती है, एक्सटेंड नहीं होती है डेट, ठीक है। और यहाँ पे जो एजाइलिटी है वो अचीव की जाती है अननेसेसरी एक्टिविटीज़ या जो भी टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनको हटा के। तो टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज़ या अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को हटा देते हैं तो हमारा जो इटरेशन होता है वो फिक्स हो जाता है कि कम टाइम में हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होने लगता है। तो यहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट्स को स्मॉल प्रोजेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल मॉडल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब हमने सारे मॉडल्स को देख लिया, एक एक करके सारे मॉडल्स को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि कौन सा मॉडल जो है वो अच्छा है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सा एप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल मॉडल होगा, उसका सिलेक्शन हम कैसे करें अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो सिलेक्शन हम किसी भी प्रॉपर लाइफ साइकिल मॉडल का अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल हमारा सूटेबल होगा हमारे प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए हम हर एक लाइफ साइकिल मॉडल का एडवांटेज भी देखते हैं, डिसएडवांटेज भी देखते हैं और उनको माइंड में रख के हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल हमारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होगा। तो डिफरेंट इश्यूज होते हैं जिनको हम एनालाइज करते हैं लाइफ साइकिल मॉडल को सेलेक्ट करने से पहले, जैसे कि लाइफ साइकिल मॉडल का
चॉइस हम कैसे करते हैं, जैसे आपका डिपेंड करेगा ये कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर आपका है जिसको आप डेवलप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्मॉल सर्विस प्रोजेक्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो एजाइल मॉडल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्ट के लिए है या एम्बेडेड डेवलपमेंट के लिए है, तो वहाँ पे आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल या इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का ज़्यादा सूट करेगा वो ज़्यादा। और इवोल्यूशनरी मॉडल जो है वो सूटेबल होगा कब, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और यूज़र इंटरफेस पार्ट अगर प्रोजेक्ट का हम मेनली डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है। अगर लार्ज प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हम, मान लीजिए स्मॉल प्रोजेक्ट है तो हम एजाइल मॉडल यूज़ करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट के लिए डेवलप कर रहे हैं तो इटरेटिव मॉडल। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है तो हम इवोल्यूशनरी मॉडल का यूज़ करेंगे। या यूज़र इंटरफेस पार्ट को डेवलप करना है तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट टीम। अब डेवलपमेंट टीम की भी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जो हमारा टीम है वो स्किल लेवल का है कि नहीं है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी लाइफ साइकिल मॉडल को यूज़ करने के लिए। तो अगर डेवलपमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में तो वहाँ पे हम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करेंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, यानी बहुत ही नई है, नोविस है, तो वहाँ पे हम सिंपल डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के लिए प्रोटोटाइपिंग मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लाइफ साइकिल मॉडल हमारे लिए सूटेबल होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।